हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। क्लास 10th गणित बोर्ड 2024। देखिए दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों 27 फरवरी वायरल मॉडल पेपर, आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों वायरल पेपर को सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि आपका 27 फरवरी को मैथ का पेपर है। आज के इस वीडियो में हम वायरल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको 27 फरवरी मैथ के पेपर में बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया ना, तो आपके मैथ में 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, आपके मैथ में 70 में 70 नंबर पक्का आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ना आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला ही एमसीक्यू, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको हम ना पढ़ते हैं, फिर इसको हम ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है कि देखिए दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो विषम पूर्णांक होता है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से रूप का होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारे ना 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, केवल आपको याद रहना है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक होता है ना, वो 2p+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, यदि द्विघात बहुपद ब्रैकेट के अंदर k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें देखिए दोस्तों एक ना द्विघात बहुपद दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसके में ना, इसके देखिए दोस्तों बेसिकली 2 शून्यक होंगे, और हमसे कह दिया है ना कि इसका एक शून्यक ये है। ठीक है, एक शून्यक -3 है, तो हमें फाइनली k की वैल्यू, यहाँ पर देखिए k की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके 2 शून्यक है। शून्य क्या होते हैं, इसके हल होते हैं। ठीक है, इसके हल ही तो होते हैं शून्यक। तो देखिए दोस्तों, हमें एक शून्यक दे दिया है। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों x की वैल्यू, एक x की वैल्यू -3 दे दी है। ठीक है, एक देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दे दिया है -3 है। ठीक है, इसका शून्यक एक दे दिया -3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर -3 रख देना, तो हमें फाइनली k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद, इसमें क्या करेंगे हम ना, x की जगह जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम ना -3 कर देंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा है k-1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, x की जगह -3 करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे -3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्लस, ठीक है, के है x है। ठीक है, x की वैल्यू -3। ठीक है, और +1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, और देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसके देखिए दोस्तों शून्य को यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, और जब शून्य को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, k-1। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 दिया 9। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों हो जाएगा -3 के +1 बराबर 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9 के -9। ठीक है, और -3 के +1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 9 के और यहाँ पर है -3 के। ठीक है, 9 के में से 3 के जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 के हो जाएगा। ठीक है, 6 के, और देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों -9 है, ये +1 है। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों 8 को हम ना इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो 6 के बराबर ये देखिए दोस्तों 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 6 है ना, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देगा, तो k की वैल्यू फाइनली निकल के आएगी 8/6। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 2 × 6 और 2 × 8। ठीक है,
तो हमारे पास फाइनली के की वैल्यू क्या निकली है, के की वैल्यू निकली है 4/3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने के की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, के की वैल्यू 4/3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने ऑप्शन में देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन 4/3 ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से मैंने क्वेश्चन को किया है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों आपको इस तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों काफ़ी छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो हमें x का मान क्या होगा। ठीक है, हमें ना x की वैल्यू बतानी है, फाइंड ऑफ द x। ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ना ये वाला हमारा समीकरण है इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फाइनली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है ना, इसके हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 7 एकम 7 बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो एज इट इज़ ये वाला पद आ जाएगा x² - 2। 2 हम इधर लेके आएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7। ठीक है, 7 + 2 = x²। ठीक है, 7 और 2 9। ठीक है, और देखिए दोस्तों स्क्वायर है ना इधर आके रूट बन जाएगा। ठीक है, बराबर x। अब देखिए दोस्तों हम ना ±3 आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है जो रूट होता है ना वो ±2 वैल्यू देता है। ठीक है, तो ±3 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ±3 आ जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दोस्तों x की वैल्यू ±3 निकल के आई है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप एकदम से तैयार हो जाएगी 27 फरवरी के पेपर के लिए। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। आपको देखिए दोस्तों 90% लेके आना है ना, इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना है। ये देखिए दोस्तों वायरल पेपर है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों 100% इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आए ना तो मुझसे कहना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम ना इससे अगला वाला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 से देखिए दोस्तों 1 से है ना 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये दोस्तों हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा है 1 से 10 तक, और इसमें देखिए दोस्तों सम कह दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, वरना क्या होगा आपको क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन आप ना गलत लिख के आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों हमें ना सम संख्याओं का देखिए दोस्तों समांतर माध्य पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों 1 से 10 तक, तो देखिए दोस्तों 1 के बाद 2। ठीक है, 2 क्या होता है, हमारा सम संख्या होती है। ठीक है, 2 होती है, फिर 4 होती है, 6 होती है, ठीक है, 8 होती है, और देखिए दोस्तों 10। ठीक है, 10 भी होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 तक पूछा है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी सम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 से भाग चला जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों सभी संख्या में 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारी ये सम संख्या नहीं होगी, एक विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सम संख्या, ठीक है, संख्या। अब देखिए दोस्तों हमें बेसिकली क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ना ऐड कर लेंगे। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी संख्या है, ठीक है, यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से भाग कर देंगे। बेसिकली ये हमें करना है। ठीक है, समांतर माध्यम क्या करेंगे, ऊपर वाले इन सभी नंबर को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और ये कितने नंबर है उतने नंबर से हम ना भाग कर देंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम इसको ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम ना ऐड करते हैं। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। ठीक है, यहाँ पर 30/5। ठीक है, 5 × 5 और 5 × 6 30, तो इसका समांतर माध्य क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो 6 इसका समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 है इसका समांतर माध्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान है। ठीक है,
दो आकृति हैं जिनके आकार समान है, ठीक है, परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, ठीक है, कहलाती हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि दो आकृतियाँ हैं, ठीक है, आकृति हम देखिए दोस्तों त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से समबाहु त्रिभुज देखिए दोस्तों सभी भुजा समान होती हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा है, आकार समान है लेकिन उसके आवश्यक रूप से माप यानी कि साइज अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा कर देंगे और एक ये छोटा कर देंगे, ठीक है, एक छोटा और एक ये बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें बताना है कि इनकी जो आकृतियाँ कैसी होंगी। तो देखिए दोस्तों अगर इनके रूप समान हो, ठीक, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो हमेशा समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। इसका साइज अलग अलग हो सकता है, माप अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आकृति बिल्कुल समान हो ना तो देखिए दोस्तों समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा समरूप, ठीक है, समरूप आकृति होंगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ना समरूप की यहाँ पर ये परिभाषा दे रखी है, ठीक है, ये यहाँ पर परिभाषा है तो ये समरूप की है, ठीक है, समरूप आकृति हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था कि आकृति समान है लेकिन ये देखिए दोस्तों माप अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी समरूप आकृति हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, ठीक है, हमें क्या करना है, दो बिंदु हैं, ठीक है, और उनके बीच की दूरी हमें निकालना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारे पास दो बिंदु हैं, ठीक है, दो बिंदु हैं। बिंदु कौन से हैं, 5,0 और -12,0, ठीक है, 12,0, ठीक है। और इन दो बिंदुओं की हमें ना बीच की दूरी बतानी है। बीच की दूरी भाई कितनी होगी, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, इसको हम ना दूरी वाले सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र बहुत अच्छे से पता है, अंडरवुड के अंदर, ठीक है, x2 - x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा दूरी वाला सूत्र होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें ये वाला हमारे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा यहाँ पर y2, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें देखिए दोस्तों वैल्यू को पुटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों x2 कितना है, यहाँ पर x2 है यहाँ पर -12, ठीक है, -12। अब देखिए दोस्तों -x1 कितना है, 5 है, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर देखिए दोस्तों y2 यहाँ पर क्या है, y2 0 है, ठीक है, y2 0 है और यहाँ पर y1 भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको हम ना आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रूट के अंदर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, -12 -5 तो यहाँ पर -17 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों हम ना 0 को हटा ही देंगे क्योंकि 0 को चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है, 289। और देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों 289 का रूट क्या होगा, 289 को रूट के बाहर निकालेंगे तो ये देखिए दोस्तों 17 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी क्या आ जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी 17 मात्रक, ठीक है, मात्रक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी 17 यहाँ पर बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। अब देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें देखिए दोस्तों 17, ठीक है, 17 हो जाएगा, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी है ना वो 17 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 7वां है, ठीक है। यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान होगा, ठीक है। इसको हम ना ये देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वायरल पेपर के प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू नहीं है, सारे क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम देखिए दोस्तों त्रिभुज बना कर सकते हैं और दूसरा हम ना सूत्र की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। अब सूत्र से कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों ये बड़ा आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 3 cot A = 4 है, ठीक है। तो हम 3 को इधर लेके जाएंगे तो भाई ये भाग कर देगा, ठीक है। तो cot A, ठीक है, cot A बराबर आ जाएगा 4/3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, cot किसके बराबर होता है, cot बराबर होता है 1/tan के, ठीक है।
tan के tan a और यहाँ पर cot है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना cot को 1/tan a लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों हमें ना cot की वैल्यू तो पता है, cot की वैल्यू क्या है 4/3, ठीक है, बराबर, ठीक है, 4/3 1/tan, ठीक है, 1/tan, ठीक है, tan a। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ना इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, tan को इधर लेके जाएंगे और 4 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर tan इधर गया और 4 इसके नीचे आया, ठीक है, तो बट्टा आ जाएगा ये 4, ठीक है, और 3 ये इधर जाएगा, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, ठीक है। तो यहाँ पर tan a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पर देखिए दोस्तों tan a की वैल्यू निकल के आ गई 3/4, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी तक क्या किया है, tan a की वैल्यू निकाल के लाए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें तो भाई sec a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, sec a की। और sec a का यहाँ पर सूत्र क्या होता है, sec a का यहाँ पर सूत्र होता है अंडर के अंदर 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है, tan स्क्वायर a यहाँ पर sec के बराबर का सूत्र होता है, ठीक है। और ये सूत्र कैसे होता है, चलिए दोस्तों मैं इसको भी बता देता हूँ, ठीक। बेसिकली यह एक सर्वसंख्या होती है, ठीक है। सर्वसंख्या कौन सी होती है, 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a, ठीक है, sec स्क्वायर a। अब मैंने क्या किया है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इधर लेके आ गए तो भाई ये रूट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से sec के बराबर 1 + अंडर के अंदर 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 1 + tan a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3/4 है और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 4 का स्क्वायर 4 × 16, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा अंडर के अंदर है, ठीक है। इसको यहाँ पर 16 एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16 + 9 और देखिए दोस्तों अंडर के अंदर 16 और 9 होते हैं 25/16, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 25 का रूट होता है 5, ठीक है, और 16 का रूट होता है 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4, ठीक है। तो यहाँ पर sec a, ठीक है, sec के बराबर आ जाएगा 5/4, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5/4, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों 5/4 ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का हमें विभक्तर ज्ञात करना है, ठीक है। इसका हमें ना विभक्तर बताना है, ठीक है। विभक्तर बेसिकली होता है d, इसको हम ना d से डिनोट करते हैं, ठीक है। d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी तुलना है ना इसके द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म से कर दें तो हमें यहाँ पर ना a b c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली हम इसको ना यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको करेंगे तो इसकी जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी x² का गुणांक 3, ठीक है। और यहाँ पर v की वैल्यू x का गुणांक -6, c की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका विभक्तर निकालेंगे, ठीक है, d, ठीक है, d होता है b², ठीक है। b की वैल्यू क्या है -6, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -6। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अब माइनस, ठीक है, 4 × a की वैल्यू क्या है 3 × c की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस के देखिए दोस्तों 6 × 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस के 4 × 16, 16 3 48, ठीक है, 48, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 48 में से जब 36 जाएगा तो देखिए दोस्तों 8 × 4 = 12, माइनस के 12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 12, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो विभक्तर होगा माइनस के 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको केवल विभक्तर का सूत्र याद होना चाहिए। विभक्तर का सूत्र होता है ये देखिए दोस्तों, डी से इसको डिनोट करते हैं b² - 4ac, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन 9 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों त्रिज्या r के एक वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें देखिए दोस्तों कोई हमारा वृत्त है, ठीक है, उसकी r त्रिज्या है और उसका देखिए दोस्तों थीटा कोण पर हमने ना एक त्रिज्यखंड खींचा है, तो उसकी हमें ना चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, बेसिकली। अब देखिए दोस्तों इसको ना समझाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या कहा है, इसमें देखिए दोस्तों इसका ना त्रिज्यखंड क्या होता है, हम क्या करते हैं जब किसी त्रिभुज को त्रिज्या के थ्रू, ठीक है, त्रिज्या के जरिए हम ना त्रिभुज को 2 हिस्सों में बांटते हैं ना, तो हमारा ये वाला बेसिकली त्रिज्यखंड में बढ़ता है, ठीक है। एक ये छोटा हिस्सा और एक ये बड़ा हिस्सा, ठीक है। तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये हमारा ना लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है,
त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जो हमारा त्रिज्यखंड यहाँ पर खींचा है ना, ये वाली बेसिकली इसके चाप की लंबाई हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, इसके चाप की लंबाई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसकी चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों बेसिकली ये क्या है, और पूरी ये पर्दी तो है, तो ये पर्दी का ये छोटा सा भाग है। ठीक है, और ये किसके कोण पे बन रहा है, ये देखिए दोस्तों थीटा कोण पे बन रहा है। ठीक है, थीटा कोण पे। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों हम ना इस त्रिभुज के पूरी अगर पर्दी की लंबाई निकालें, ठीक है, पूरी अगर पर्दी की लंबाई निकालें तो कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र होता है 2πr। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये पूरा चक्कर किसके बराबर होता है, ये पूरा चक्कर होता है 360 के बराबर। और हम निकाल किसके रहे हैं, हम पूरे का निकाल रहे हैं, तो हम 360 का निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरे के यहाँ पर पर्दी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरे की पर्दी निकालते हैं। लेकिन हमें पूरे की नहीं निकालनी है, तो केवल इसकी निकालनी है। तो हमें इसकी केवल कितनी निकालनी है, हमें केवल इसकी निकालनी है, इतने कोण की। ठीक है, तो ये कोण कितना है, ये कोण थीटा है। तो हम क्या कर देंगे, एक दोस्तों 2πr, और देखिए दोस्तों ऊपर कितना है, थीटा कोण की निकालनी है 360। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा इतने की यहाँ पर पर्दी निकल के आ जाएगी। ठीक है, केवल इस वाले भाग यानी कि इसके चाप की लंबाई यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको अगर हम सेट करें तो थीटा, ठीक है, और गुणा 2πr और बटा 360 है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी चाप की लंबाई ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 360 है, यहाँ पर हो जाएगा 360 थीटा बटे 360 गुणा 2πr। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। देखिए दोस्तों हमारा ये ऑप्शन है। ठीक है, थीटा बटे 360 गुणा 2πr। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ये अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को अलग से नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10वां है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है यार। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल किसका है, अर्धगोले का। ठीक है, अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का हो जाएगा देखिए दोस्तों 3πr²। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें इसमें r की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, r यहाँ पर क्या है, हमें तो केवल व्यास दे रखा है। व्यास कितना है, 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारे देखिए दोस्तों व्यास है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ना, जो यहाँ पर त्रिज्या होती है व्यास की आधी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या को है ना व्यास की आधी कर देंगे। ठीक है, त्रिज्या निकालेंगे तो इसको देखिए दोस्तों नीचे वाले को है ना दूना कर देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर त्रिज्या निकल के आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इस सूत्र में हम इसको ना पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं 3 गुणा पाई। अब देखिए दोस्तों हमें पाई की वैल्यू नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ पर आंसर है ना पाई की फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, r² की वैल्यू है 1/4। ठीक है, 1/4, अब इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको इधर सॉल्व करेंगे, 3 गुणा पाई 1/4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको समर के सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3/16 और यहाँ पर गुणा पाई सेंटीमीटर²। ठीक है, तो 3/16। अब देखिए दोस्तों हम इसको देखते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/16। ठीक है, 3/16 पाई सेंटीमीटर²। ठीक है, तो जो हमारा अर्धगोला होएगा तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 3/16 पाई सेंटीमीटर²। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम ना लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने कौन से प्रश्न सॉल्व करे थे, अभी तक हमने ना बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करे थे। ठीक है, अब हम ना लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला ही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है ना, सारे के सारे प्रश्न वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना। तो चलिए दोस्तों अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यदि साइन a - b बराबर 1/2 और कॉस a + b बराबर 1/2, तो देखिए दोस्तों हमें ना a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, a और b का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर ये बीच वाली रामायण क्या है, इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पर a और b का अगर हम मान को जोड़े ना, तो उसका मान क्या आना चाहिए, उसका मान 0 से ज़्यादा आना चाहिए। और देखिए दोस्तों या तो 90 आना चाहिए या फिर 90 से कम आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो a है ना, a की वैल्यू है ना b से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ये बेसिकली मतलब है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें तो केवल a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, और हमें यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमें केवल ए और बी से मतलब है, और यहाँ पर साइन और यहाँ पर कॉस तो एक्स्ट्रा है, तो हम इसको कैसे करके हटाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको ही हम बेसिकली हटाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे कर करेंगे, तो देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर है 1/2, ठीक है। अब हमें साइन की ज़रूरत है, बिल्कुल ना ज़रूरत है इसकी, तो इसको तो हमें केवल हटाना है। तो इसको कैसे करके हटाएंगे, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या कर देंगे, साइन इधर कर देंगे साइन 30 डिग्री। अब ये साइन 30 डिग्री कैसे आएगा, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सूत्र होता है त्रिकोणमिति की टेबल, आपको ना याद करनी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति की टेबल में ना साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं ना जी वाली वैल्यू ना जहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखो दोस्तों जाके अगर हम तुलना करेंगे ना, तो यहाँ पर साइन से साइन यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है, कटेगा ना हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बचेगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। इसको हम ना समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने समीकरण 1 बना लो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर है कॉस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर है ना ए माइनस बी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए माइनस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल माइनस है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर माइनस गलती से यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। अभी हमारा आंसर निकला नहीं है, अभी निकलेगा, ठीक है। तो ए माइनस बी, इसको हम ना दोबारा ही लिख देते हैं, ठीक है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको हम ना यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉस और ए प्लस बी बराबर, अब देखिए दोस्तों 1/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है, तो हमें भाई बहुत अच्छी तरह से पता है, जो हमारी 1/2 है ना, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद है, अगर नहीं याद है तो आप ना अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉस से कॉस यहाँ पर कंपेरिजन में हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसलिए हम बेसिकली जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस माइनस से बी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2a, ठीक है। 60 और 30 कितने होते हैं, 90 होते हैं यार। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है, a की वैल्यू 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू को हम ना समीकरण 2 में डाल देंगे, ठीक है। चाहे समीकरण 2 में डाल दो चाहे 1 में डाल दो, हमें फाइनली b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a का मान, ठीक है, a का मान समीकरण 2, ठीक है, 2 में रखने पर, चलो सॉल्व करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 45 को इधर लेके आवेंगे तो यहाँ पर b बराबर देखिए दोस्तों 60 माइनस के 45 डिग्री। अब देखिए दोस्तों b बराबर 60 में से 45 जावेंगे तो यहाँ पर 15 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू 15 डिग्री निकल के आई है, ठीक है। तो बेसिकली हमें a और b निकालनी थी, ठीक है, तो हमने a निकाल दी और b निकाल दी, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी थी, इसका क्या मतलब था, a हमारा ना a की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए b से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर a ज़्यादा है, b 15 है, ठीक है, तो यहाँ पर b कम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम ना दोनों को जोड़ें तो या तो 90 होनी चाहिए या फिर 90 से कम हो या फिर 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 45 और 15 कितने होते हैं, 60 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे, यहाँ पर देखिए दोस्तों चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लेंगे। आपको ना इसी तरह से यहाँ पर पेपर में लिखना है, कैसे लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, माना द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात दोस्तों इस तरह से हमने मान लिया है, माना द्विघात बहुपद f(x) है, ठीक है। हमने मान लिया है कि हमारा द्विघात बहुपद f(x) है, ठीक है, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों हमें इसको शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -3, ठीक है। और देखिए दोस्तों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, ठीक है 2। अब देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है f(x), ठीक है, f(x) बराबर देखिए दोस्तों x² माइनस के, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग प्लस, ठीक है, यहाँ पर x होगा, अब देखिए दोस्तों प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे, फाइनली हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर f(x), ठीक है, f(x) होता है x²। अब देखिए दोस्तों माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, ठीक है, -3 और यहाँ पर x है, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, फाइनल हमारा बहुपद बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3x प्लस के 2, ठीक है। तो हमारा फाइनली द्विघात बहुपद बनेगा x² प्लस के 3x प्लस के 2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कह दिया जाए कि भाई द्विघात बहुपद निकालो तो इस सूत्र से आप निकाल देना, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि आपको ना द्विघात बहुपद दे दिया जाए, अगर कह दिया जाए तो उसके शून्य निकाल लो, ठीक है, तो आप इसको शून्य बड़ी आराम से निकाल देना, ठीक है। द्विघात बहुपद के ना शून्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देना, ठीक है, और गुणनखंड विधि आपको आती ही होगी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल है, सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x² प्लस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 को हल कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, सूत्र की सहायता से इस द्विघात समीकरण को हल करना है, ठीक है। सूत्र का प्रयोग यानी कि श्रीधराचार्य का हम इसको सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य के सूत्र से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से जब इसकी तुलना करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a की वैल्यू निकल के आएगी 4, ठीक है। b की वैल्यू 3 निकल के आएगी, ठीक है। और यहाँ पर c की वैल्यू 5 निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से और यहाँ पर हम लिख देंगे हल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा सूत्र का होता है सूत्र, ठीक है। सूत्र आपको याद होना चाहिए, माइनस के b प्लस माइनस अंडर के अंदर b² माइनस के 4ac और बटा 2a, ठीक है। अब देखिए दोस्तों माइनस सूत्र का माइनस है b की वैल्यू 3, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अंडर के अंदर b² यानी कि b की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर 4, a की वैल्यू भी 4, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे बटा 2a, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 4, ठीक है, तो 4 कर देंगे। अब इसको आगे ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस के 3 प्लस माइनस इसको ना सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 9, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4 चौक 16 और 16 पंजे 80, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 80। अब देखिए दोस्तों बटे हैं बटे 2 चौकू 8, ठीक है, 2 चौकू 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 प्लस माइनस, अब देखिए दोस्तों 80 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर 71 बचेगा और वो भी माइनस का 71, ठीक है, बटा 8, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1 मिनट रुकिए। अब यहाँ पर क्या आ गया है, अंडर के अंदर यहाँ पर 71 आ गया है, ठीक है, अंडर के अंदर -71 आ गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये यहाँ पर संभव ही नहीं है कि यहाँ पर अंडर के अंदर माइनस की वैल्यू आए, ठीक है। अंडर के अंदर कभी माइनस की वैल्यू आ ही नहीं सकती, ठीक है, हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब इसको हम ना आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको इतना ही सॉल्व करके रहने देंगे, ठीक। और नीचे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे वही देखिए दोस्तों आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है, ठीक है, इसके मूल निकालना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ये वाला क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको हम ना सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न में लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर 8 सेंटीमीटर है, ठीक। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कर देना ऊंचाई, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसकी कितनी
है 8 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल इसी टाइप से करना है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है ना वो पहले लिख लेना है। बेलन की त्रिज्या हमें यहाँ पर दी है, ठीक है। बेलन, ठीक है, बेलन की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या आपको कितनी दी है, यहाँ पर मैं r मान लेता हूँ, ठीक है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और देखिए दोस्तों यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यानी कि h कितनी यहाँ पर 8 है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का बेलन, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2πr/h, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। 2 गुणा पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, r की वैल्यू कितने हैं, त्रिज्या है यहाँ पर 7, ठीक है। 7 गुणा h कितना है, h यहाँ पर 8, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 22 अट्ठे होता है 176, ठीक है, 176 गुणा 2, ठीक है। अब 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम ना इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 छिंग 12 की 2 हाथ लगी है, ठीक है, 17 दूनी 34 और 1 35, ठीक है। तो इस प्रकार से 352, ठीक है, 352, ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से बेलन का वक्र पृष्ठ निकल के आएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मुझे तो आता है, आपको आता था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से कर लेना आप भी, क्या दिक्कत है यार। अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब इसको हम ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम ना पढ़ते हैं पहले। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ना 2 पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है, और वो भी विषम, ठीक है, विषम 2 पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हमें उनका वर्ग कर दें और वर्ग करके जोड़ देना तो 290 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब हम मान लेंगे कि दोनों पूर्णांक, पहला पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक x+2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक x+2 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने x+2 के लिया है। अब चलिए दोस्तों इसका ना रीजन समझिए, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई विषम संख्या है, विषम संख्या क्या होती है, 3, ठीक है। विषम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग ना जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हमें दूसरी विषम संख्या कब मिलेगी, जब हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, ठीक है। तो इसके अगले हमें देखिए दोस्तों विषम संख्या 5 मिलेगी, ठीक है। और हमें यहाँ पर बोल दिया है कि क्रमागत, ठीक है, क्रम से आने वाली, तो 3 के बाद 5 ये हमारी विषम संख्या आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी विषम संख्या में हम ना 2 जोड़ देते हैं तो उसकी अगली संख्या हमें विषम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो x में हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने करा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर कहा गया है जिनके वर्गों का योगफल, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या कर रहा है कि इसमें ना दोनों संख्याओं का वर्ग करना है, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों x का वर्ग करेंगे, ठीक है, और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे x+2, ठीक है, x+2 का वर्ग करेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो ये बराबर किसके आएगी, तो ये बराबर आएगी 290 की, ठीक है, 290 के बराबर आ जाएगी। कुछ भी नहीं करा है मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने करा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम ना दोनों संख्याओं का वर्ग करते हैं, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, और दोनों को हम ना जोड़ देते हैं ना तो 290 के बराबर आती है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। x का स्क्वायर आ जाएगा, x², ठीक है, x का वर्ग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना a+b का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे x² यानी कि a², b² यानी कि 4, 2ab, ठीक है, 2 दूनी 4, 4x बराबर 290, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हमने क्या करा है, a+b का होल स्क्वायर लगाया है, वो होता है a², ठीक है, a² + b² और +2a, ठीक है, 2ab, ठीक है।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर सूत्र लगाया है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्लस के 4x, इसको हम ना पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 290 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्लस के 4 माइनस के 290, इधर कुछ भी नहीं बचा, बचा 0, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर 0 बच गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस के 4x, 290 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 286 बच जाएंगे, ठीक है, बराबर है 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करें, अगर हम ना यहाँ हम क्या करें, अगर हम ना पूरे समीकरण में ना 2 से भाग करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हम पूरे समीकरण में 2 से भाग कर देंगे ना, तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आएगा। चलिए दोस्तों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दिए 6, ठीक है। तो 0 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, जो हमारा फाइनल समीकरण बनेगा, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा 2x, ठीक है, और माइनस बचा 143 बराबर 0, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 143 कैसे युग्म बनाएंगे, फैक्टर करेंगे, जो प्लस माइनस करने पर हमें बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके हम ना गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको ना 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, ठीक है। अरे यार, ये मैंने क्या कर दी, 11 एकम 11 एक बार कटा और 11 3 33, यहाँ पर ये 13 आएगा यार, मैंने सिंपली यार 11 लिख दिया, 13 आएगा, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 13 एकम 13, ठीक है। 2 यहाँ पर केवल संख्या आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ना 13 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरह से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस के 13x और माइनस के 11x, ठीक है, माइनस के और 143, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया है, इस 2 को हमने ना इस तरह से लिख दिया है, 13x माइनस के 11x, 13x में से 11x जाएंगे तो यहाँ पर फाइनली 2x बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लो यार, तो x प्लस 13 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के 11 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा x और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 143 में हम 11 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये 2 ब्रैकेट है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आ गए हैं, तो इनको तो लिख लो एक बार, x प्लस 13, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा x माइनस 11 बचे, ठीक है, x माइनस 11, ठीक है, और बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार जाको 0 बराबर रख दो, ठीक है। तो x बराबर प्लस के 11, और देखिए दोस्तों, एक बार हम ना इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ पर दूसरा आएगा x बराबर माइनस के 13, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना 2 वैल्यू आई हैं, तो हम कौन सी वैल्यू लें, माइनस के 13 लें कि प्लस की 11 लें, बताइए। तो हम देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना प्लस की 11 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, धनात्मक, इसलिए हम यहाँ पर ना पॉजिटिव संख्या लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या है, 11 है, ठीक है। अब x की वैल्यू 11, x की वैल्यू 11 है, पहली संख्या आई है, पहली धनात्मक विषम संख्या आई है 11, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी क्या आएगी, 11 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो 11 और 2 13, ठीक है। तो दोनों संख्या जो हमारी विषम है, ठीक है, पहली संख्या है 11, 11 के बाद कितनी आती है 13, ठीक है। तो ये हमारी दोनों विषम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझो 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एग्जामिनर है ना, खुश होकर आपको पूरा नंबर देगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।